नमस्कार, मेरा नाम अद्वैत कुमार निर्गुण है। आज के इस वीडियो के अंदर वर्ल्ड वार 2 को कम्प्लीटली एंड करना है और कोल्ड वार के बारे में समझना है। तो वर्ल्ड वार 2 की एंडिंग होती है अडोल्फ हिटलर से 30 अप्रैल 1945 को। 30 अप्रैल 1945 को वो अपने आप को गोली मार लेता है, शहीद हो जाता है, मर जाता है और सुसाइड कर लेता है। उसके बाद जर्मनी अपने आप को सरेंडर हो जाती है और रशिया आधे यूरोप पर रशिया का ही कब्जा होता है। इतना बड़ा एरिया सिर्फ और सिर्फ रशिया का ही हो जाता है। उसके बाद अभी भी लेकिन जापान, ये जो देश है जापान, ये बहुत सारे देश पे कब्जा करने पे लगा हुआ था। तो एक मास्टर प्लान बनाया गया ब्रिटेन, अमेरिका के द्वारा। ब्रिटेन क्या और रशिया के द्वारा। रशिया क्या करेंगे, अपने आर्मी को ईस्ट की ओर से भेजेंगे, अपनी आर्मी को ईस्ट की ओर से रवाना करेगी। किसके लिए? जापान के लिए। ब्रिटेन, इंडिया, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड। इंडिया इधर ऑस्ट्रेलिया लिखा है लेकिन ऑस्ट्रिया यहाँ से, और इधर एक देश है न्यूजीलैंड, उधर से अपनी सेना को और भी जो भी लोग हैं जिन्हें कब्जा करके रखा है ब्रिटेन ने, वहाँ से वो भेजेंगे किधर? जापान में। फिर अमेरिका अपनी सेना को भी भेजेगा कहाँ? जापान में। अब जापान चारों साइड से घिर चुका है, तो अब वो हार चुका है बिल्कुल। जब आप ऐसे समझिए आप एक रूट से जा रहे हैं और आप पे अब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, आप पे एक दूसरा व्यक्ति आकर अटैक करता है, आपको मारने लगता है। आप उसको क्या करते हैं? बहुत हद तक संभाल लेते हैं। तभी तीसरा व्यक्ति पीछे से आके आपको मारने लगता है। क्या आप संभल पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वही हुआ यहाँ पर भी। जापान को रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका ने मिलकर मास्टर प्लान बनाया और इसे हराने के लिए लग गए। तभी क्या हुआ? 1945 में 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने एक टेस्ट किया, ट्राइनिटी टेस्ट। ट्राइनिटी एक प्लेस का नाम है, प्लेस यानी स्थान, जैसे भागलपुर एक स्थान है, न्यू दिल्ली एक प्लेस है, इंडिया गेट मुंबई, न्यू दिल्ली वो भी एक प्लेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 16 जुलाई 1945 को उसने एक टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट। कौन सा? न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट। और उसके बाद उसने एक महीने तक ऐसा माहौल बनाया जापान के ऊपर कि जापान रिलैक्स होने लगा। माहौल ऐसा था जापान के ऊपर, समझ के चलिए ये जापान है, समझने के लिए सिर्फ ये जापान है, इसके ऊपर कई सारे सैकड़ों एरोप्लेन्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे बम के साथ, मिसाइल के साथ डेली आ रहे हैं, लेकिन कोई भी अटैक नहीं कर रहा है। अब बेचारा जापान हमेशा के लिए निश्चिंत हो गया। अब उसको मतलब ही नहीं है, आ रहा है आए, जा रहा है जाए। जैसे कोई व्यक्ति आपको डेली धमकाता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, पर एक महीने तक आपको दिक्कत होगा, 1.5 महीने बाद आप निश्चिंत हो जाइएगा, मारने वाला तो है नहीं। बस वही सेम चीज़ यहाँ पर हुआ। और फिर अमेरिका अपना मास्टर प्लान करता है। क्या? 16 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में लिटिल बॉय के नाम से बम गिरा दिया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैट मैन के नाम से बम गिरा दिया। ऐसे वैसे बम नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब। और न्यूक्लियर बॉम्ब इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं,
या फिर ऐसे समझिए पृथ्वी का दूसरा सबसे खतरनाक वेपन। पहला हाइड्रोजन, दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसे गिरा दिया गया। अब इसे याद करने की एक टेक्निक है, जब बच्चा छोटा हुआ लिटिल बॉय, जब बड़ा हो गया तो मोटा हो गया, तो बॉय फिर मैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा काम सीक्रेटली हुआ, किसी को नहीं बताया गया। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, वो क्या करते हैं, छुप कर स्टडी करते हैं, छुप के क्लासेस करते हैं, ताकि कोई मेरा अपोनेंट ये ना जान सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये छुप के अपनी जीके तैयार करेंगे, छुप के मैथ्स बनाएंगे, या फिर छुप के अदर स्किल डेवलपमेंट वर्क करेंगे, NLP करेंगे, अदर चीज़ करेंगे, पर बताएंगे किसी को नहीं। वही सेम काम अमेरिका ने किया, छुप कर सब कुछ किया। लेकिन 16 जुलाई 1945 तक, 16 जुलाई 1945 तक किसी को नहीं बताया, पर एट द एंड पूरी दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका के पास अब बम बनाने की टेक्निक है। लेकिन उस समय अमेरिका के पास शायद ये 2 ही एटॉमिक बम हो सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम हो गया, उन्हें पता चल गया कि बम कैसे बनाते हैं। जैसे आपको रोटी बनाने आ गई, तो आप तो हज़ारों रोटियां बना सकते हैं, लाखों रोटियां बना सकते हैं, आपको किसी को खिलाने के लिए भी बनाया जा सकता है। तो उसी तरीके से अमेरिका के पास रेसिपी आ गई, बस अब वो बना रहा है। जापान 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन 1945, 15 अगस्त 1945 को इंडिपेंडेंस डे के ठीक 2 साल पहले वर्ल्ड वार पूर्णतः एंड हो गया, और फिर हुई शांति पूरी पृथ्वी में। लेकिन शांति ज़्यादा देरों तक की नहीं थी। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो जब जापान अपने आप को सरेंडर किया 15 अगस्त 1945 को, तो वहाँ पर एक व्यक्ति था लॉर्ड, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, LORD, लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को रेडियो में, आकाशवाणी में जाकर कहता है, आज से ठीक इतने दिनों बाद 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो भारत, लोग कहते हैं कि भारत आज़ाद हुआ कि वर्ल्ड वार 2 के वजह से, नहीं। वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटेन ख़त्म हो चुका था, बहुत चीज़ उसकी तबाह हो चुकी। उस समय तो उसके पास मौका था, अवसर था, लूट लो, लेकिन वो नहीं लूट सका, क्योंकि हमारे देश में क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह, आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे लीडर्स खड़े हो गए और उनका विद्रोह करना चालू कर दिए। इसलिए उन्होंने कहा 15 अगस्त 1947 को मैं आज़ादी दूंगा। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एस्ट्रोलॉजर से, जो ज्योतिष होते हैं, उनसे जाके पूछे कि ये दिन शुभ है या नहीं, तो कहे नहीं, ये शुभ नहीं है। सबका कहना था ये दिन शुभ नहीं है, इस दिन अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो हम लोग की तरक्की रुक जाएगी। तो लॉर्ड माउंटबेटन से बार बार रिक्वेस्ट किया गया ऐसा कि किसी और दिन दीजिए, लेकिन उनके लिए तो ये दिन खास था, और चाहते थे कि पूरा भारत इसे याद रखे, इसलिए उन्होंने इसी दिन देने का ठान लिया। तो हमारे इंडिया में किसी भी चीज़ का, अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम है, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसका भी सॉल्यूशन था वर्शिप यानी पूजा करना। उन्होंने
वो पूजा करना चालू करिए। बहुत सारे हवन, बहुत सारे मंत्रोच्चारण और बहुत सारी चीज़ों के बाद हमारी जब वो दिन कंप्लीट हो गया 14 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त को तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हुई, वो साइन वाली बस। लेकिन मेन आज़ादी, मेन सब कुछ हमें 14 को ही मिल गया। लेकिन ये दिन हमारे लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी ही नहीं कहा जा सकता है। इस दिन को पाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है, जान की बाजी दी है। अब है कोल्ड वार। कोल्ड वार का अर्थ ये नहीं होता है कि ठंड वाली लड़ाई, शीत युद्ध, नहीं। कोल्ड वार का अर्थ होता है कि जैसे ऐसे समझिए, दो दोस्त हैं, दो दुश्मन हैं, ठीक है। वो दिखाते हैं आपस में कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा लगाव है मुझे आपसे, लेकिन अंदर ही अंदर ये इसकी दुश्मन तैयार कर रहा है और ये इसकी दुश्मन तैयार कर रहा है, इसको ख़त्म करने की पूरी स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है। वही होता है कोल्ड वार। कोल्ड वार में कोई बम का यूज़ नहीं होता है, कोई गन का यूज़ नहीं होता है, ना ही कोई व्यक्ति, ना ही कोई सोल्जर मरता है, लेकिन हम लोग बर्बादी वाले सारे काम करते हैं। क्या करते हैं? साइंटिस्ट को मार डालते हैं। साइंटिस्ट अगर मर गए तो क्या देश विकसित हो पाएगा? नहीं। एजुकेटर्स को मार दिए, E1 क्वालिटी के एजुकेटर्स को मार दिए, देश आगे बढ़ पाएगा? नहीं। अभी के टाइम पे अगर मैं 2026 में बात करूं, तो अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है ना, अगर उसकी आगे की पीढ़ी को, तो उसकी एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दीजिए। एजुकेशन सिस्टम, अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं रहेगा, ना वो लोग ग्रो कर पाएंगे, ना बढ़ पाएंगे, ना देश बढ़ेगा। वही करते थे वो लोग इंडिया में दूसरे देशों के साथ। वहाँ के साइंटिस्ट को मार दिए, वो भी एजुकेटेड थे, उन्हें मार दिए। वहाँ के रिसर्चर्स को मार दिए, डेवलपर्स को मार दिए, बड़े बड़े उद्योगपति को मार दिए, अंबानी, अडानी जैसे भारत में उन्हीं की तरह लोगों को मारना चालू कर दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जैसे हमारे देश में टोटल 3 महान साइंटिस्ट हुए। ऐसे तो बहुत सारे हुए, पर अभी हम लोग 3 महान साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। उन 3 महान साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर APJ कलाम, होमी भाभा, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी, या फिर विक्रम साराभाई, स्पेस इसरो, यानी इन्होंने इसरो का किया। अगर ये तीनों नहीं रहते, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, या फिर कोई भी गारंटी के साथ कह सकता है, आज हमारा देश जिस मुकाम पर है, उस मुकाम पे आज वो नहीं होता। वो काफ़ी लेट ग्रो करता, काफ़ी लेट तरक्की करता। ठीक है, विक्रम साराभाई ने इसरो की खोज की, इसरो की स्थापित की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है। तो ऐसा तो नहीं था कि इसरो इजीली मिल गया, नहीं। हमारे देश में जो भी महान काम हुए हैं, कोई इजीली नहीं हुआ है। चाहे रूढ़िवादियों को ख़त्म करने से लेकर ये इसरो बनाना। आपके घर में या फिर किसी के घर में बहुत बार ऐसी लड़ाई होती होगी कि मुझे रोटी खानी है तो मुझे चावल खाना है। बहुत बार ऐसी लड़ाई होती होगी। तो यहाँ पे तो बात आ रही है इतने बड़े स्पेस इसरो की, यहाँ पे एब्सोल्युटली लड़ाई हुई। और लड़ाई किससे हुई? देश के PM से, प्रधानमंत्री से, जवाहरलाल नेहरू से। नेहरू जी का कहना था, हमें इसरो की ज़रूरत नहीं है, हमें स्पेस में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, क्या करना है स्पेस का जान के। लेकिन कहे नहीं, ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है, बार बार कहे, और एट द एंड वो इसरो बना ही डाले। जिसका रीज़न है, आज हम लोग हफ्ता पर पहले की
मॉनसून, वेदर सब कुछ जान जाते हैं। आज हम लोग यही रीज़न है कहाँ पर कौन सा वेदर आना है, कहाँ पे टॉर्नेडो आने वाला है, कहाँ पे आंधी आने वाली, कहाँ तूफान, कहाँ बिजली, कहाँ बारिश, कहाँ क्या होने वाला है, ये जान जाते हैं। यही कारण है कि आज यही व्यक्ति है जिनके वजह से आज हम लोग टीवी देख पा रहे हैं। यही वो व्यक्ति है जिनके वजह से आज हम लोग फ़ोन देख पा रहे हैं। यही वो व्यक्ति है जिनकी वजह से आज हम लोग ऑनलाइन मोड में क्लास कर पा रहे हैं, A1 क्वालिटी की क्लास कर पा रहे हैं। यही स्पेस इसरो की वजह से। ठीक है, मेरी एक वीडियो है जिसमें जो कि क्लास 7 सिविक्स के ऊपर है, संचार माध्यम में। उसमें आप जाके अगर देखेंगे तो संचार माध्यम कैसे होता, उसमें स्पेस का क्या काम है, सैटेलाइट्स का क्या काम है, आप इजीली समझ जाएंगे। आगे आते हैं। होमी जे भाभा, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी। तो इन्होंने भी लड़ाई की थी, किससे? पीएम से। किस लिए? पीएम बोलते हैं नहीं, हमें बम की ज़रूरत नहीं है, इंडिया एक शांतिपूर्ण देश है। और होमी जे भाभा कहते थे कि नहीं, इंडिया को ज़रूरत है और ज़रूरत है। अगर आपके पास गन रहेगा ना तो कोई नाइफ वाला व्यक्ति, चाकू वाला व्यक्ति आपको धमकाएगा नहीं। एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास भी बंदूक है वो भी आपको नहीं धमकाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उसके पास भी बंदूक है, उसके पास भी पावर है। यही वो रीज़न है, यही होमी जे भाभा रीज़न है कि आज हमारे से इतना ज़्यादा सुरक्षित है। ठीक है, और इंडियन एटॉमिक एनर्जी। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका नाम सुनने से ही लोगों का चेहरा खिल जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि इन्होंने इतना ही महान काम किया। बेसिकली अगर मैं वन वर्ड में कहूँ या फिर वन लाइन में कहूँ, विक्रम साराभाई और होमी जे भाभा के जो बचे हुए काम थे वो इन्होंने किया। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब मिसाइल क्या होती है वो समझ लेते हैं। जैसे कोई लेट मी चेंज द कलर। हाँ, जैसे देखिए, ये एक रफ डायग्राम है, ऐसा कुछ होता नहीं एक्चुअल में। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे बस होता है बम, और इधर होता है बस फ्यूल इंजन, बस और कुछ नहीं, ये बॉम्ब। अब जैसे समझिए, एरोप्लेन क्या करेगा, जाएगा उस प्लेस पे, फिर बम गिराएगा। मिसाइल यहाँ से उड़ेगा, सीधा यहाँ बम गिराएगा, उसकी चीज़ को क्षति नहीं होगी, ये जो दूरी है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यही मिसाइल मैन, और यह मिसाइल का अर्थ यही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी ध्यान यहाँ पे देखते हैं, कोई भी देश अगर उसको ग्रो करना है, क्या करना है, ग्रो, तो उसकी एक अलग टेक्निक होती है, अलग ट्रिक होता है, अलग स्ट्रेटजी होती है। उन स्ट्रेटजी के माध्यम से ग्रो करता है। जैसे आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ अमेरिका की है। फेसबुक अमेरिका का, ट्विटर अमेरिका का, यूट्यूब अमेरिका का, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का, वर्ड अमेरिका, एक्सेल अमेरिका, पावर पॉइंट अमेरिका, पेप्सी अमेरिका, कोका कोला अमेरिका, प्ले स्टोर अमेरिका, गूगल अमेरिका, चैट जीपीटी अमेरिका, या फिर उद्योगपति के ही नाम ले लीजिए, इलोन मस्क अमेरिका, बिल गेट्स अमेरिका, जेफ बेजोस अमेरिका, और भी बहुत सारे हैं जो कि अमेरिका से ही हैं। तो अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लानिंग है, इसको हम लोग समझते हैं एक तरीके से। अब अमेरिका का कोई भी एक नामी फेमस गवर्नमेंट वेबसाइट का नाम बता दीजिए।
कोई भी एक फेमस गवर्नमेंट कंपनी का नाम बता दीजिए। जैसे अब इंडिया में अगर बोलूँ तो आप LIC बोल सकते हैं, ठीक है। अब बैंक सब भी हैं, लेकिन आर्मी हटा दीजिए, डिफेंस को हटा दीजिए, और उसके अलावा बैंक कुछ हटा दीजिए, स्कूल हटा दीजिए, हॉस्पिटल हटा दीजिए। उसके अलावा कोई आप एक ऐसी कंपनी का नाम बताइए जो गवर्नमेंट की हो। पेप्सी प्राइवेट, कोको कोला प्राइवेट, थम्स अप प्राइवेट, या फिर जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है जो कि वहाँ से अमेरिका की आई है, सारे के सारे प्राइवेट है, A to Z। फेसबुक प्राइवेट, ट्विटर प्राइवेट, लिंक्डइन प्राइवेट, या आप कोल्ड ड्रिंक में ले लीजिए कोको कोला प्राइवेट, पेप्सी प्राइवेट, थम्स अप प्राइवेट, या अगर कोई बड़ी चीज़ को नाम बोलूँ, ChatGPT प्राइवेट, जेमिनाई प्राइवेट, गूगल प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट है। अगर जब सब कुछ प्राइवेट ही है, प्राइवेट रहेगा, इससे फ़ायदा क्या होता है? ऐसे समझते हैं, आप एक आइलैंड में रहते हैं, ठीक है, ये आपका आइलैंड है। इस आइलैंड के अंदर, एक सेकंड इसको बोल्ड करने दीजिए। आप इस आइलैंड के अंदर रहते हैं और आपका आइलैंड एक आइसोलेटेड आइलैंड है, या दुनियादारी से कटे हुए लोग, इसके दूर 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 तक कोई व्यक्ति का नामो निशान नहीं है, ठीक है। कुछ लिमिटेड लोग ही इस एरिया में रहते हैं, और कुछ ही लोगों को परमिशन है कि वो बाहर जा सकते हैं, सबको परमिशन नहीं है। तो वहाँ पर एक दुकानदार है, उस दुकान का नाम है, मान लीजिए मेला, या फिर अगर और अच्छे से कहूँ A to Z स्टोर, हाँ A to Z स्टोर सही है। यहाँ पर आपको एक चावल चाहिए, एक व्यक्ति को या फिर मुझे चावल चाहिए। मैं गया दुकानदार के पास, पूछा चावल का दर क्या है, बोलता है 200 रुपया किलो। कितना? 200 रुपया किलो। तो आप बोलते हैं 200 रुपया बहुत ज़्यादा, कम करिए। वो बोलता है लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। आप बोलिएगा क्या कर सकते हैं, लेना तो पड़ेगा। बोलते ठीक है दे दीजिए। अब आप ले लीजिए चावल, फिर आप देखते हैं अरे इसमें तो कंकड़ है। फिर आप बोलते हैं दुकानदार को, दुकानदार बोलते हैं लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। फिर आप देखते हैं ये चावल भी घटिया क्वालिटी की है, कीड़े भी तो घटिया क्वालिटी के होते हैं, कीड़े भी है। तो आपको बोलिएगा दुकानदार को, दुकानदार बोलेगा फालतू की बात मत करो, लेना है तो लो वरना चलते बनो। पर वही आपको इसमें हमेशा नुकसान होगा। पर वही मान लीजिए उस सेम एरिया में सभी कोई बाहर जाते हैं और उस एरिया में लगभग 30-35 दुकान है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए 5 ही दुकान है, ठीक है। आपको लेना है चावल, आप गए इस दुकान, ये बोलता है 200 रुपया किलो। कितना? 200। ये चारों दुकानदार सुन लिए बात को। फिर ये बोलते हैं सारे के सारे 150 रुपया किलो। फिर ये इधर जाता है, जब तक इधर पहुंचता है तो ये बोलते हैं 100 रुपया किलो। फिर ये बोलते हैं 50 रुपये किलो। फिर ये बोलते हैं 30 रुपये किलो। ये बोलते हैं 20, ये बोलते हैं 10, और ये बोलते हैं 5 रुपये किलो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि 5 रुपये में किलो में चावल नहीं मिलता है, तो 5 रुपये में। अगर इसमें कंकड़ निकलेंगे ओनर साफ करेगा, कीड़ा निकलेगा चावल बदल लेगा ओनर। पर वहीं अगर एक रहेगा तो बदलेगा नहीं। तो यही हुआ। अमेरिका क्या किया, जैसे अमेरिका की कोई भी अगर बोलूँ बम वाली कंपनी, बम जो कंपनी बनाती है, गन, मिसाइल या फ़ोन, अल्कोहल, लैंप, मतलब समझ के चलिए 99%, एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन 99%, और 1% चीज़ वही डिफेंस, हॉस्पिटल, जो सरकारी
भारत में बहुत सारी चीज़ जो सरकारी इमारत है, बस वही समझ लीजिए, वहाँ पर वही सरकार का। अगर सरकार को भी अगर कुछ खरीदना है हथियार, तो वो भी इनसे लेगी। सरकार को भी पैसे देने होंगे, बाकायदा बम के पैसे देने होंगे, बाकायदा गन के पैसे, बाकायदा मिसाइल के, फ़ोन के, अल्कोहल के, लैंप के, सब चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे अमेरिका को। अब इन कंपनी को फ़ायदा कब होगा? जब ये अपने सामान अदर देश में अदर लोग खरीदेंगे। और खरीदेंगे कब? 2 रीज़न। या तो स्ट्रॉन्ग बनना होगा, एकदम हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, एकदम हद से ज़्यादा। फर्स्ट, सेकंड, उनके ऊपर कोई अटैक हो रहा होगा, वॉर हो रहा होगा, लड़ाई हो रही होगी, फाइट हो रहा होगा। थर्ड कोई रीज़न ही नहीं है, थर्ड कोई रीज़न ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैं बात करूँ आपको, तो चलिए हटाइए, हाँ बात करूँ तो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे रशिया और अमेरिका अपने दोस्तों को सामान दे रहा था, अपने दोस्तों को। रशिया सामान दे रहा था ब्रिटेन को, अमेरिका दे रहा था, सॉरी रशिया दे रहा था जर्मनी को, और ब्रिटेन और अमेरिका दे रहा था ब्रिटेन को। ठीक है, सारे सामान दे रहा था, हथियार दे रहा था, गन्स दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, उसे स्ट्रॉन्ग बना रहा था। तो जब वह इसे स्ट्रॉन्ग बना रहा था, मजबूत कर रहा था, तो क्या अमेरिका को अर्निंग नहीं हो रही थी? हो रही थी। जैसे आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, जो हर नेशनलिस्ट होते हैं और दूसरे देश की बुराई करते हैं, वो क्या करते हैं आज के टाइम पे कि नकली करेंसी बनाते हैं, फेक नोट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, 500 रुपये का नोट है, ठीक है, ये 500 रुपये का नोट फेक यानी नकली है, ठीक, फेक, हाँ नकली है। फिर इसे बनाने में मात्र मेरा 10 रुपये, मात्र 10 रुपये का कॉस्ट आया। हमने इसे दिया एक दुकानदार को, शॉपकीपर को, ठीक है। वो दुकानदार बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, नोटों की समझ नहीं थी, अंधेरे रात में हमने उसे दिया और उससे टोटल 50 रुपये का सामान लिया। तो इसमें कॉस्ट आया हमारा 60 रुपये। पर हमारे पास तो ओरिजिनल, उन आतंकवादियों के पास ओरिजिनल 440 रुपीज़, 440 रुपये बच गए, मिल गए ओरिजिनल करेंसी। अब जब वो 60 रुपये लेकर किसी पेट्रोल पंप में जाएगा फ्यूल भरवाने के लिए, वो नोट देखकर ही बोल देगा फेक है। बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले तो डायरेक्ट सीज ही कर लेंगे। तो वो 500 रुपये कितनी मेहनत से कमाया होगा, उसके तुरंत चले गए। वहीं जो विरोधी देश होंगे, अपोनेंट कंट्री होंगी, वो क्या करेंगे, उन 500 रुपये की नोट से, 440 रुपये ओरिजिनल करेंसी से क्या करेंगे, गन खरीदेंगे। अब 440 रुपये में गन नहीं आता है, सीधी बात है। मैंने ये एक नोट का एग्जांपल लिया, आप मान के चलिए ऐसे 440 रुपये है, अब मान के चलिए ऐसे 1000 नोट तो इजीली हो जाएंगे। 1000 नोट, ठीक है, कितने पैसे हो गए, 4,40,000। 4,40,000 में बहुत सारे गन्स आ सकते हैं, बहुत सारी बुलेट आ सकती है। और वही जब ये बहुत बड़े पैमाने पे होगा, बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तब क्या होगा, उनके पास अरबों खरबों रुपए होंगे और वो सारे हमारे नोट होते हैं, वो सारे हमारे देश के ओरिजिनल नोट होते हैं। ऐसे इस तरीके से तो हमारा देश लॉस में जाने लगता है और वो देश क्या होता है, ग्रो करता है। और बाद में जब उस देश के साथ लड़ाई होती है, वो
हमारे ही पैसे के, हमारे ही मिसाइल को, हमारे ही द्वारा फ्यूल खरीदा, इंजन खरीदा, मिसाइल चलाने की तकनीक खरीदा, साइंटिस्ट को पैसे दिए, आर्मी को पैसे दिए, सब कुछ किया और फिर हम ही पे अटैक कर रहे हैं। इसलिए फेक करेंसी, ये फेक करेंसी किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है। एक व्यक्ति कहे थे, मुझे ध्यान में नहीं उनका नाम, उन्होंने क्या कहा था, कोई भी व्यक्ति 10 रुपए की नोट को, कितने रुपए के, 10 रुपए के नोट को जिंदगी में चेक नहीं करेगा, कभी चेक नहीं करेगा, क्योंकि मालूम है 10 रुपए का नोट कोई बड़ा वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है, फट गया कोई मतलब नहीं है अगर कोई वैसा व्यक्ति है तो, ठीक है। लेकिन अगर वही 10 रुपए का नोट 50 नहीं, समझ के चलिए 1 से 1.5 लाख, 1 लाख बार सर्कुलेट हुआ मार्केट में, तब तो उस व्यक्ति के पास टोटल 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख रुपए फेक नोट हो गए और वो उन्हीं 10 लाख रुपए से मान लीजिए उनको नहीं कम से कम 9 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हुआ ना। अगर एक गन की प्राइस फॉर एन एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ है तो 9 लाख रुपए में 9 गन्स आ सकती है। अगर किसी एक बुलेट का दाम 500 रुपीज़ है, 500, तो 9 लाख में तो समझ के चलिए बहुत सारे गन्स आ सकते हैं इजीली, बहुत सारे बुलेट्स आ सकती है इजीली। तो फेक नोट साइंटिस्ट को मरवाना, किलिंग करना, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति को मारना, जैसे अभी आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कि किसी देश के 2 मेन लोग जिनके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, वो प्लेन से जा रहे थे, वो प्लेन क्रैश हो गई या करवा दिया गया हुआ, और उनके पास जो 2 सीक्रेट फाइल थी वो उन्हीं के साथ चली गई। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैं आपको अगली वीडियो में और भी अच्छे से वर्ल्ड वार 2 के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझा कि कोल्ड वार क्या होता है, कोल्ड वार की सिर्फ इंट्रोडक्शन ही समझा है, उसमें कैसे साइंटिस्ट को मरवाते हैं, कैसे जरूरी लोगों को मरवाते हैं, फेक नोट्स क्या है, फेक नोट्स किस तरीके से देश को बर्बाद कर सकता है। विक्रम साराभाई, द फाउंडर ऑफ इसरो, होमी भाभा, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी, APJ अब्दुल कलाम, इनका क्या रोल है हमारे हिंदुस्तान के लिए। फिर लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को अनाउंस किए कि 15 अगस्त को 1947 को मैं आज़ादी दे दूंगा। क्यों आज़ादी दूंगा? क्योंकि इसी दिन जापान, ठीक आज से 2 साल पहले जापान सरेंडर किया था, वर्ल्ड वार 2 एंड हुआ था, उनके लिए इम्पोर्टेंट डे था। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया में शांति आई, शांति शांति शांति, और ओम शांति हो गया वर्ल्ड वार 2 का। उसके बाद अमेरिका किस तरीके से ट्राइनिटी टेस्ट किया। ट्राइनिटी टेस्ट 16 जुलाई 1945 को हुई, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को 2 बड़े शहर में 2 बम गिराए गए, 2 शहर बर्बाद हुए। वर्ल्ड वार 2 में 2 वर्ल्ड वार हुए, 2 जर्मनी के चांसलर हुए, 2 रशिया के 3-4 चांसलर हो गए थे हुए, और सब कुछ 2 बम के नाम रखे गए, लिटिल बॉय, फैट मैन। 2 देश में मुख्यतः लड़ाई हुई, ब्रिटेन और जर्मनी में ऐसे तो 6-7 देश में हुई थी मेन डॉन में, लेकिन ये 2 देश में थे, इसमें 2-2 का चक्कर है। फिर ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका कैसे मास्टर प्लान बना के जापान को हराया, जापान किस तरीके से इंडिया की कैप्चर करना चाह रहा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 4 जून 1942 को बैटल ऑफ मिडवे कैसे हुआ, क्या हुआ था उसमें, ये सब हम लोगों ने आज के इस वीडियो के अंदर जाना। और अगर आपने मेरी और भी वीडियोस नहीं देखे हैं जहाँ पे मैं आपको
स्टोरी ऑफ राज, नेशनल ईस्ट ब्रदरहुड, फर्टर्निटी, इंडिजिनस ओन थिंग, ऑल राउंड डेवलपमेंट, डिफेंस, रिसोर्स, ये सब अगर आपने नहीं देखा है या फिर ये सब और भी चीज़, तो आप मेरे पहले की 2 वीडियोस है वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 या फिर 3 है, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनमें मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँगा कि वर्ल्ड वार 1 कैसे हुआ, वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ, नेशनलिज्म, इंडिजिनस, ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या क्या अंतर है। तब तक के लिए धन्यवाद।